नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही दुखद घटना हम सबने सुनी, हो सकता है शायद आपको पता हो, इसके बारे में शायद नहीं पता हो। एक भारतीय मूल के निवासी हैं जो अमेरिका में काम करते थे, एक होटल में काम करते थे। उनका मर्डर कर दिया गया, उनका गला काट दिया गया और उनकी बीवी और उनके बच्चे के सामने उनका गला काटा गया। क्यों काटा गया? वो इसलिए काटा गया क्योंकि भारतीय मूल के लोगों के साथ एक जनरल हेट बाहर के देशों में हो रही है। और ये जो जनरल जो हेट फैली हुई है, ये हेट इसलिए फैली हुई है क्योंकि लोगों को ये लगता है कि भारतीय मूल के जो लोग हैं वो बाहर के देशों में आते हैं और इनकी नौकरियां ले लेते हैं और इनको वो नौकरी नहीं मिल सकती। जबकि सच्ची बात यह है कि हम जैसे जो लोग यहाँ पर आते हैं, पढ़ने भी आते हैं, पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, उसके बाद नौकरी प्राप्त करते हैं, उसके लिए हम जी जान से मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं और बहुत मेहनत करने के बाद ही हमें नौकरी मिलती है। उतना आसान नहीं है हमारे लिए नौकरी प्राप्त करना, उतना आसान नहीं है हमारे लिए कुछ भी करना। लेकिन फिर भी एक जनरल हेट फैला दी गई है और उस हेट की वजह से ये सब कुछ किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात इसमें यह है कि हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री जी जो ये बार बार क्लेम करते हैं कि उनका एक बहुत अच्छे रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, अमेरिका उनका दोस्त है, डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं, और कई बार उन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान भी, अमेरिका के इलेक्शन कैंपेन्स में भी ये कहा था जा जाकर कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताओ, डोनाल्ड ट्रंप जो है मेरे दोस्त है। हमने ये तो देख ही लिया कितनी बार उन्होंने टैरिफ भारत देश के ऊपर लगाया, कितनी बार उन्होंने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का झगड़ा मैंने रुकवाया, तो कितना कुछ उन्होंने क्लेम किया। लेकिन ये वाला जो इंसिडेंट है जिसमें एक भारतीय मूल के निवासी का गला तक काट दिया गया, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है ये। उसके बावजूद भी भारत देश ने ये क्लेम नहीं किया कि इस तरह का कुछ हुआ। भारत देश ने मानने से ये भी तक की इनकार किया है। अभी भारत देश ने कुछ भी क्लेम नहीं किया है। और प्रधानमंत्री जी जो बार बार ये क्लेम करते हैं, उनके मुंह से हमने एक बार भी नहीं सुना है कि उन्होंने ये कहा हो कि वो जो निवासी हैं उनके ऊपर जो भी ये घटना हुई है बहुत गलत और बहुत दुखद घटना है। और मैं डोनाल्ड ट्रंप से खुद बात करूंगा कि जिस व्यक्ति ने ये सब कुछ किया है उसे सजा दी जाए। इस तरह की कोई बात नहीं हुई। ये अपने आप में एक दुखद बात है और सोचने वाली बात है। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जो हमें बार बार दिखाया जाता है वो अपने आप में कितना गलत है। कितनी बार लोगों को ये दिखाया गया, ये समझाया गया, ये बोला गया कि प्रधानमंत्री का जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ बहुत अच्छा है, इसका मतलब उनका रिलेशनशिप अमेरिका के साथ अच्छा नहीं है। दूसरी बात, भारत देश को आप चाहे बाहर चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, कोई भी नहीं पूछता। ये सच्ची बात है। किसी को कोई मतलब नहीं है आप कौन से देश से आए हो। आप जो कर्म करते हो, जो काम करते हो, जो मेहनत करते हो, उसी के बेसिस पे ही आप यहां पे रहते हो। किसी को कोई मतलब नहीं है कि आप भारत से हो तो आपको स्पेशल ट्रीट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता। और हमें बार बार ये झूठ दिखाया जाता है ताकि हमारे दिमाग के अंदर ये बस जाए कि एक ही नेता जो है सबसे बेहतरीन है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी सबसे बेहतरीन है, बाकी तो सब बेकार है। लेकिन सच्ची बात इसमें यह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जय मां भवानी सुशील भाई। इससे बाद मैं दूसरी बात जो आपके साथ कहने वाला हूं वो ये बात है कि आपने देखा होगा नेपाल के अंदर क्या हुआ। नेपाल के अंदर जिस तरह की घटना हुई, वो घटना भी बहुत देर से चल रही थी। वो ऐसा नहीं है कि एक दिन की घटना है। नेपाल के अंदर बहुत समय से सोशल मीडिया के अंदर ये चीज चलाई जा रही थी कि उनके बड़े बड़े जो नेता हैं, उनके बच्चे हैं, वो सब एंजॉय कर रहे हैं, वो भी एंजॉय कर रहे हैं, पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ये सब कुछ चल ही रहा था बहुत समय से। और क्योंकि ये सब कुछ चल रहा था बहुत समय से, वहां के जो आम लोग थे, जो आम जनता थी, वो भड़क गई। और उसके बाद जो सोशल मीडिया का बैन लगा, उसके बाद तो वो और ज्यादा भी भड़क गए। उसका एक कारण ये भी था क्योंकि जो युवा थे वो सोशल मीडिया के जरिए ही पैसा कमा रहे थे। उनके पास ना तो कोई नौकरी थी, ना कोई और साधन था पैसा कमाने का, तो वो साधन भी उनसे चला गया, जिससे वो और ज्यादा भड़क गए। फिर हमने सबने देखा ही कि उनके देश के अंदर क्या हुआ। वो अपने आप में गलत है, मैं उसका साथ नहीं देना चाहता हूं। अपने देश में किसी भी चीज को तोड़ना, जलाना, भड़कना, लड़ाई झगड़ा करना वो गलत है। आपको प्रोटेस्ट करनी है, प्रोटेस्ट के बहुत सारे तरीके होते हैं, अच्छे तरीके से भी आप प्रोटेस्ट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको हर प्रोटेस्ट गलत तरीके से ही करनी है। लेकिन नेपाल में पूरी तरीके से तख्ता पलट हुआ है। अब नेपाल के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो सही लोगों को नेता बनाए, वो ऐसे लोगों को नेता बनाए जो उनके समाज में पढ़े लिखे हों, समझदार हो, इंटेलिजेंट हो, जिनके पास किसी ना किसी तरीके से कोई नॉलेज हो, कोई स्किल्स हो। ये जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है नेपाल के लिए भी।
अगर वो अपने देश को बचा कर रखना चाहते हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि उनका देश उनके बच्चों के लिए, आगे आने वाली उनकी जनरेशन्स के लिए बचा रहे, तो उनको सही लोगों को नेता बनाना ही होगा, सही लोगों को उनको लेकर के आना ही होगा। और अब उनके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो नई पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, नए लोगों को लेके आ सकते हैं। तो जो ईमानदार लोग हैं उनको लेके आना चाहिए। यही सेम चीज हिमाचल प्रदेश के अंदर भी हो रही है, बहुत समय से हो रही है। हिमाचल प्रदेश का युवा बेरोजगार है, हिमाचल प्रदेश के अंदर ड्रग्स फैल चुका है, हिमाचल प्रदेश के अंदर जो युवा है वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन के अंदर है। तो हमारे पास भी, हिमाचल प्रदेश के पास भी अपॉर्चुनिटी है कि सही लोगों को नेता बनाया जाए, ऐसे लोगों को नेता बनाया जाए जो हमारी बात करते हों, जो हमारे मुद्दे उठाते हों, जिनके पास कोई प्लान हो, ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हों, इंटेलिजेंट हों, समझदार हों। अगर हम ऐसे लोगों को नेता बनाते हैं तो हो सकता है हम भी अपने प्रदेश को बचा सकें। लेकिन अगर हम वही रूढ़िवादी सोच रखते हैं, वही बड़े बड़े फिर पॉलिटिकल पार्टीज के आगे पीछे दौड़े रहते हैं, उन्हीं के हम मुफ्त के कार्यकर्ता बने रहते हैं, यही सोशल मीडिया का झूठ देखते रहते हैं, और इसी के ऊपर अगर हम चलते रहेंगे और ऐसे ही लोगों को बार बार जिताते रहेंगे, तो वो तो हमारा सिर्फ और सिर्फ फायदा ही उठाएंगे। तीसरी बात जो मैं कहने वाला हूं, हमने देखा हिमाचल प्रदेश के अंदर ये कहा गया है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनकी सैलरीज को कम कर दो। अब सुनने वाली ये बात आपको लगेगी कि यार इसमें क्या ही है, लेकिन ये अपने आप में हास्यप्रद बात है। जय मां भवानी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। मैं बात को कंटिन्यू करता हूं। तो जब वो कहते हैं कि कर्मचारियों की सैलरी को कम कर दो, इसका मतलब यही है कि हर जो चीज, जो गलत काम करना है वो कर्मचारी के ऊपर कर दो या आम आदमी के ऊपर कर दो। टैक्स बढ़ाना है, आम आदमी पर बढ़ा दो। महंगाई बढ़ानी है, आम आदमी पे बढ़ा दो। सैलरी काटनी है तो आम आदमी की काट दो। पेंशन काटनी है तो वो आम आदमी की काट दो। यानी सभी चीजें आम आदमी की काट दो। लेकिन खुद क्या करना है? खुद एक पेंशन भी नहीं है दोस्तों। जितनी बार ये इलेक्शन जीतते हैं उतनी बार इनको पेंशन मिलती है। यानी कि एक एमएलए के पास 3-3, 4-4 पेंशन भी हो सकती है। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पेंशन उनकी सैलरी से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है उनको कोई जरूरत ही नहीं है कि अच्छा काम करना है, उनको कोई जरूरत ही नहीं है कि आपके लिए लड़ना है, उनको कोई जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। उनकी जरूरत केवल और केवल एक ही बन चुकी है, और वह जरूरत यह है कि अपना फायदा उठाओ, अपनी सैलरीज बढ़ाओ, अपने मजे करो, भ्रष्टाचार करो, आम जनता का कोई मतलब नहीं है। यही उनके काम रह गया है। और वो क्यों करेंगे काम? उनका मोटिवेशन क्या है? सैलरी उनका मोटिवेशन है ही नहीं, बचा ही नहीं है। पेंशन उनको बहुत ज्यादा मिल रही है। और पंजाब में हमने ये सबने सुना भी है और देखा भी है कि पंजाब के अंदर एक एमएलए एक पेंशन कर दी गई है, जो बहुत अच्छी स्कीम है। हिमाचल प्रदेश के अंदर भी आनी चाहिए। जितने भी हमारे 68 के 68 विधायक हैं, ये सभी के सभी अपने फायदे के लिए लगे रहते हैं, अपनी सैलरीज को बढ़ा रहे हैं। और हमारे जो ऑपोजिशन लीडर हैं वो साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जिसको भी तकलीफ है कि सैलरी बढ़ रही है नेता की, वो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन लड़के नेता बने। हम बहुत मेहनत से नेता बनते हैं, इसलिए हमारे पास ये पूरा पूरा हक है अपनी सैलरी बढ़ाने का। ये क्या मजाक है? आम व्यक्ति को तो आप कह रहे हो कि तुम्हारी सैलरी ज्यादा है, और खुद की सैलरी तुम्हें ज्यादा नहीं नजर आती। 3-3 लाख रुपए महीने की सैलरी का इन्होंने करना क्या है? मुफ्त का इनको राशन मिलता है, मुफ्त की इनको गाड़ी मिलती है, मुफ्त का इनको पेट्रोल है, मुफ्त के इनके पास ड्राइवर है, मुफ्त का इनके पास घर है, बिजली पानी इनको सरकार पे करती है, इंटरनेट इनको सरकार पे करती है, लैपटॉप इनको सरकार देती है। यहां तक कि अगर ये लोन भी उठाते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको 3 या 4% ही है। तो इन्होंने 3 लाख रुपए का करना क्या है? अपने बच्चों को ये सरकारी नौकरी दिलवा देते हैं, अपने बच्चों को ये बाहर के देशों में पढ़ने भेज देते हैं। सब कुछ तो ये अपने लिए ही है, दूसरे के लिए क्या है? आम लोगों के लिए क्या है? उस जनता का क्या जिसने इन सबको नेता बनाया? उन लोगों का क्या जिन्होंने विश्वास जताया इन लोगों के ऊपर? इसका मतलब ये विश्वासघात कर रहे हैं। और ये इतना सब कुछ जब कर रहे हैं, विश्वासघात कर रहे हैं, उसके बावजूद हम लोग चुप क्यों हैं? हम लोग आवाज क्यों नहीं उठाते? समझने वाली बात यहां है। इसका मतलब यह है आप लोगों के दिमाग को इन लोगों ने अपने काबू में कर दिया है। और काबू में कैसे किया है? सोशल मीडिया के द्वारा, मेन मीडिया के द्वारा। मेन मीडिया पूरा खरीद लिया है, सोशल मीडिया पूरा खरीद लिया है। जो मर्जी दिल में आए वो चला दो, जो मर्जी दिल में आए वो झूठ फैला दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो, कैसे भी वीडियो बनाओ, आपको दिखा दो। बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियो है या असली वीडियो है, नहीं समझ पाते लोग।
और वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वो उनके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। और जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये जो बड़े बड़े नेता हैं, इनके पास खूब पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा है, करोड़ों रुपया है। और मैं 1-2 करोड़ की बात नहीं कर रहा हूं, हजारों करोड़ों की बात कर रहा हूं। इतना पैसा है इनके पास। इनके पास लोगों का जोर है, इनके पास गुंडागर्दी भी है, इनके पास मीडिया भी है। ये हर तरह से जोर लगा करके इलेक्शंस में अपने आप को जितवा सकते हैं, और ये वो करते हैं। लेकिन वो लोग जो आपके लिए सही में लड़ना चाहते हैं, वो लोग जो ईमानदार हैं, जो सच्चे हैं, वो लोग इलेक्शन में कैसे जीतेंगे? क्योंकि इलेक्शन तो पैसे का खेल बन चुका है। और हम ही वो लोग हैं, हम ही वो जनता है जो कभी पैसे के लालच में, कभी शराब के लालच में, कभी मुफ्त के प्रलोभन के लालच में, या कई बार एक रूढ़िवादी सोच जो हमारे दिमाग में बैठ चुकी है कि हम एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बाशिंदे हैं, ये चीजें हमारे जो दिमाग में बैठा दी गई हैं बाप दादाओं के जमाने से, हम इन सब चक्करों में वोट करते रहते हैं। हमने कभी अपना कर्तव्य सही तरीके से नहीं निभाया। एक वोटर का कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ वोट देना नहीं है, वोटर का कर्तव्य उससे ज्यादा है। वोटर का कर्तव्य है सबसे पहले तो सही व्यक्ति को नेता बनाना, सही व्यक्ति को चुनना। लेकिन सही व्यक्ति तो हम चुन ही नहीं रहे। हम कब ये देखते हैं कि मैनिफेस्टो क्या है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, जितनी बार भी वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जीते हैं, आपको किसी को भी उनका मैनिफेस्टो याद है? तो आपका आंसर होगा नहीं। अगर मैं लोगों से पूछूं क्या आपको पता है कि आपके नेता के वादे क्या हैं, आपका आंसर होगा नहीं। अगर मैं पूछूं क्या आपने किसी भी नेता को कभी अकाउंटेबल या जिम्मेदार बनाया है, कभी भी आपने उनसे सवाल पूछा है कि आपने मुझे 10 वादे किए थे, 10 में से 5 वादे आपने पूरे भी नहीं किए, क्यों नहीं किए? कितना समय और लगेगा, कितना पैसा और लगेगा, कितने लोग लगेंगे उसको करने के लिए, क्या प्लान है आपके पास? क्या कभी आपने पूछा? तो आपका आंसर होगा नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप सब लोग भी सो रहे हो, आप जागे हुए नहीं हो। आंखों से जरूर आपने अपनी आंखें खुली रखी होंगी, शरीर से जरूर जागे हो, लेकिन मन से, दिमाग से आप सब सोए हो। आपने एक बार भी अपने नेता को अकाउंटेबल नहीं बनाया, आपने एक बार अपने नेता से सही सवाल नहीं पूछा, आपको यह पता भी नहीं है आपके नेता के वादे क्या है। तो किस तरीके से आप सही वोटिंग करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि आपने किस व्यक्ति को जिताना है? अगर 4 लोग आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि उन चारों में से किसको जिताना है? हो सकता है चारों आपसे कुछ ना कुछ वादा करें, आपको चारों के वादा तो याद तो रहने नहीं वाले हैं, चारों के वादे आपको याद नहीं रहने वाले। फिर आप क्या करोगे? फिर आप करोगे जिसको आप सबसे ज्यादा देखोगे, चाहे सोशल मीडिया पे, चाहे मेन मीडिया पे, या जो आपको शराब पिला देगा, जो आपको पैसा खिला देगा, या जो आपको मुफ्त के प्रलोभन दे देगा, आप ऐसे लोगों को जिता दोगे। या फिर आप बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के पीछे भागोगे, जो आप करते रहे हो आज तक हिमाचल प्रदेश में। 2 ही पॉलिटिकल पार्टीज का खेल चला है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन आज जो हिमाचल प्रदेश का हाल हुआ है, उससे बदतर हाल मैंने कभी भी नहीं सोचा था हिमाचल प्रदेश का। गहरे गड्ढे के अंदर गिर चुका है हिमाचल प्रदेश, और एक ऐसा दलदल है जिससे हिमाचल बाहर नहीं आ सकता। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है आपके ऊपर। आप इस बात को समझ रहे हो? इसका मतलब है कि जो एसेट्स हैं हिमाचल प्रदेश की, वो आपको बेचनी पड़ सकती हैं, यानी कि आप पूरे के पूरे प्रदेश को गवा सकते हो। रिसेशन के अंदर आप ऑलरेडी हो, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन आप इस चीज को समझ ही नहीं रहे हो। मैं बार बार आपको बोलता रहता हूं, फिर से कहूंगा, अपने कर्तव्य को तो सही तरीके से करो, अपना कर्म तो सही तरीके से करो। अगर आप वोटर हो तो सही लोगों को नेता तो बनाओ। जब तक आप ये चीज नहीं करोगे, तब तक आप अपना कर्तव्य भी ईमानदारी से नहीं करोगे। अगर आप बेईमान रहोगे, आप भ्रष्ट रहोगे, तो नेता भ्रष्ट ही आएगा, और नेता भ्रष्ट आएगा तो वो पूरे के पूरे प्रदेश को खाएगा और कुछ नहीं करेगा। वो अपना ही पैसा बनाएगा। ये चीज आपको समझनी होगी, आप समझ ही नहीं रहे। ना तो आप किसी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी का साथ दे सकते हो, वो लोग जो आपके लिए खड़े हैं, जो आपके लिए लड़ रहे हैं, उनका साथ नहीं आप दे सकते। आप उन लोगों का साथ भी नहीं दे सकते जो आपके लिए बात करते हैं। कई बार तो मुझे शर्म आती है, हंसी भी आती है। मैं आपको क्या बताऊं, सच्ची बात यही है। मैं बहुत वीडियोस बनाता रहता हूं सोशल मीडिया पे, बहुत समय से लड़ रहा हूं हिमाचल प्रदेश के लिए। हंसी की बात यह है कि मेरी वीडियोस पे मुश्किल से 20 या 30 लोग ही उस वीडियो को देखते हैं। और मजे की बात यह है कि अगर मेरी जगह पर कोई भी व्यक्ति आकर के डांस कर देगा, छोटे कपड़े पहन लेगा, तो उस पर आप मिलियन व्यूज दे दोगे, मिलियन लोग उसको देख लोगे, यानी 10 लाख लोग भी उस चीज को देख लेंगे।
यानी आपकी समझ कहां चली गई है, आपका व्यक्तित्व कहां चला गया, आपकी पर्सनैलिटी कहां चली गई है, ये अपने आप में एक सोच का विषय है, आपको खुद समझना चाहिए। अगर आपकी सोच इतनी घटिया हो चुकी है तो फिर कोई उम्मीद की किरण बचती ही नहीं है। लेकिन खैर, मैं फिर भी सकारात्मक ही सोचता हूं, मेरी सोच हमेशा सकारात्मक है। अपने प्रदेश के लिए मैं लड़ता ही रहता हूं, आगे भी लड़ता रहूंगा। मुझे ना तो किसी से डर है, ना ही मैं रुकने वाला हूं। ये तो हमेशा होगा ही होगा। आप लोग कब समझते हो वो आपके ऊपर है। अब एक बात और जो आखिरी में आपके साथ करने वाला हूं, वो बात यह है, हमने कितनी बार सुना कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं ने बार बार ये कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश को 5,000 करोड़ से ज्यादा पैसा दिलवा दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट से। वो पैसा रिलीज हो चुका है और वो रिलीज होकर के स्टेट गवर्नमेंट को मिल चुका है। ये कई बार कह दिया गया है। अब तो मेन मीडिया के अंदर उसको बोला गया, साथ ही साथ उसको अखबारों के अंदर भी छापा गया। और जो कांग्रेस पार्टी है और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने कई बार ये कहा कि हमें वो 5,000 मिला ही नहीं, वो 5,000 करोड़ कहां गया पता ही नहीं। तो आपको क्या लगता है कि वो 5,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट से यानी दिल्ली से चला और रस्ते में वो गायब हो गया, उसे एलियन उठा के ले गए, या 5,000 करोड़ को आसमान निगल गया, या धरती उसे खा गई, या उसे चोर लुटेरे जो है लूट ले गए? क्या हुआ होगा उसके साथ? ये कोई 5,000 करोड़ कोई कैश तो चला नहीं होगा। ऐसा तो है नहीं कि ट्रक में भर करके उसको लेकर के आया गया था, ऐसा भी नहीं है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर का जमाना है, पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में आया होगा। तो अगर वो पैसा अकाउंट में नहीं पहुंचा है और बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही है कि वो पैसा रिलीज कर दिया गया है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके ऊपर एक ऑडिट कर ले, एक ऑडिटर जनरल का एक ऑडिट कर ले। अकाउंट्स को बार बार चेक कराया जा सकता है कि वो पैसा कहां गया। और अगर वो पैसा मौजूद नहीं है तो सभी लोगों के सामने उसको दिखाया जाए कि ये हमारे स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट है, हमारे अकाउंट में ये 5,000 करोड़ नहीं आया है, ये अकाउंट का पैसा कहां गया। और सीधा प्रधानमंत्री से ये सवाल किया जाए कि ये पैसा कहां गया, और अब अगर ये पैसा नहीं रिलीज किया गया है तो ये झूठ क्यों बोला जा रहा है। तो समझने वाली इसमें बात यह है कि हमको दिखाने के लिए, हमको बेवकूफ बनाने के लिए, हमको उल्लू बनाने के लिए इस तरीके का एक बड़ा सा नंबर दे दिया जाता है, एक बड़ी सी बात बोल दी जाती है, और वो जो पैसा है वो सही जगह पहुंचा है या नहीं पहुंचा है इसे इंश्योर नहीं किया जाता। दूसरी बात इसमें ये कि अगर ये कहा जा रहा है कि पैसा हमने रिलीज कर दिया है और स्टेट गवर्नमेंट ने उसको इस्तेमाल नहीं किया है सही तरीके से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या सो रही है? सेंट्रल गवर्नमेंट उनको चिट्ठी लिख सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ओपनली ये बोल सकती है कि ये देखो, ये प्रमाण है, इतना पैसा हमने तुम्हारे अकाउंट में जमा कराया, तुमने इस पैसे का क्या इस्तेमाल किया, उस पैसे का पूरा ब्यौरा दो। ये सेंट्रल गवर्नमेंट मांग सकती है, उसका हक है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया। मतलब ये है कि ना तो क्लेम करने वाला और ना तो ये बोलने वाला कि हमें नहीं मिला है, दोनों ही आपस में मिले हुए हैं, इन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों झूठ बोल रहे हैं। और ये नेता इसी प्रकार झूठ बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आपदा आई है, लोगों ने अपने घर सारे के सारे जो उनके घर हैं वो गवा दिए हैं, पूरे के पूरे घर गवा दिए हैं, जमीनें गवा दी हैं, लोगों ने अपने परिवार गवा दिए हैं। इतने संवेदनशील समय के अंदर इस तरीके की फालतू बात करना क्या सही है? गैर जिम्मेदार बात है ये। और उन लोगों तक तो राहत अभी तक पहुंची ही नहीं है बेचारों तक। हम ही लोग मिलके जो भी जितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो भेज रहे हैं, लेकिन हम भी कितना भेज पाएंगे? टैक्स तो हम ऑलरेडी देते हैं, हमारे टैक्स का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि हमने इतना पैकेज हिमाचल प्रदेश के लिए रिलीज किया है, तो उन्होंने कोई एहसान नहीं किया हिमाचल प्रदेश के ऊपर। वो पैसा हम लोगों का ही है, हम लोग ही टैक्स देते हैं, हमारा ही हक है उसके ऊपर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई एहसान नहीं कर रही है, तो उसे एहसान की तरह क्यों दिखाया जा रहा है? अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? हर चीज का, हर मुद्दे का जो है फायदा क्यों उठाना होता है, मुझे समझ नहीं आती। क्या ये नेता कभी इतनी चीज नहीं समझ सकते कि कोई तो ऐसा समय होता है जब आपको संवेदनशील हो जाना चाहिए, कोई तो ऐसा समय होता है जब आपको अपनी समझ से इस्तेमाल करना चाहिए। कोई भी ऐसा समय मैंने इनका नहीं देखा। ये कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ते जहां पर इनको ऐड ना मिल सके, जहां पर ये अपना फायदा ना उठा सके। आएंगे, 4 लोगों से मिलेंगे, एक जगह पे आंसू गिराएंगे दो, फिर उसके बाद अपनी वीडियो बनाएंगे, 50 जगह सोशल मीडिया पे उसको चलाएंगे, मेन मीडिया उसको सारा दिन दिखाता रहेगा। यही काम रह गया क्या कि वीडियो बनाते चलना है आपने? लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही है।
शेल्टर नहीं है लोगों के पास, छत नहीं है लोगों के पास। और कितनी महिलाएं ऐसी होंगी जिनको ओपन में रहना पड़ रहा है, खुले में अभी इस समय रहना पड़ रहा है। तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास है? ऐसे तो सारा टाइम ये गाना गाते रहेंगे कि महिलाओं की हम बड़ी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। तो क्या सोचते हैं ये सुरक्षा के बारे में? अभी तो महिलाएं सारी ओपन में रह रही हैं बेचारी, कौन सोच रहा है उनके बारे में? पुरुषों को तो भूल ही जाओ ना आप, पुरुषों के लिए तो खैर कोई भी नहीं सोचता। लेकिन सच्ची बात इसमें यह है, नेता सब मिले हुए हैं, अपना जब फायदा होता है तो इनके पास पैसा भी होता है, चाहे अपने 100 करोड़ के बंगले बनाने हो तो पैसा मिल जाएगा इनको, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदनी है तो पैसा मिल जाएगा, या अपनी सैलरीज बढ़ानी है इनको तो भी पैसा मिल जाएगा। लेकिन जब आम व्यक्ति को जरूरत पड़ेगी तब इनके पास कोई पैसा नहीं होगा। यह सच्ची बात है। और पैसा सारा हमारा ही है, जिसको ये इधर उधर घुमा घुमा करके भ्रष्टाचार करके खाते रहते हैं, अपने मजे ये उड़ाते रहते हैं, अपनी ऐशे करते रहते हैं। यही सच्ची बात है। फिर भी अंत में मैं आपसे यही कहूंगा, मेरी बात जिसको बुरी लगी हो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं, हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूं। और आप सभी लोग जो जुड़े हैं मेरे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां भवानी। हम सब लोग हिमाचल प्रदेश के लिए लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। लेकिन आप सभी लोगों से भी मेरी ये उम्मीद है कि अब आपको जागना जरूरी है। जागो, सही लोगों को नेता बनाओ। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप ये देख सकते हो कि कौन वो व्यक्ति हैं जो आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, कौन वो व्यक्ति हैं जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। उनको आप अप्रोच भी कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो, उनको नेता बनाओ। अपने प्रदेश के अंदर बदलाव लेकर के आओ। अगर बदलाव नहीं लेकर के आओगे तो आप अपने प्रदेश को गवा दोगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।